Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. सो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के बारे में। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी थी एंड जानी थी। इसी टॉपिक को हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे स्टोर किया जाता है, ठीक है जी। पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन होते हैं उसके ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं। फिर हमने मेटलोपोरफायरिन क्या होता है ये डिस्कस किया था। देन हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था इन डिटेल। आज की वीडियो में हम इन्हीं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पिगमेंट के बारे में और चीज़ें जानेंगे। सो हम देखते हैं कि हाइमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में। इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। इसको अब हम केमिकल इक्वेशंस की टर्म में भी एक बार समझ लेंगे कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। देखो, हमें पता है लंग से जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो ट्रांसपोर्ट की जाती है टिश्यूज में। अब ये टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन पिगमेंट करता है। होता क्या है, जब लंग्स से ऑक्सीजन हम इन्हें आती है और वो टिश्यूज तक पहुंचानी होती है, एंड जो CO2 होती है जो टिश्यूज में प्रोड्यूस होती है वो वापस लंग्स में पहुंचानी होती है ताकि वो हम उसको एक्सेल कर सके। अब ये जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी लंग्स में, ये बहुत ही हाई प्रेशर पे होती है। अप्रोक्सीमेटली 100 टॉर का प्रेशर होता है जिस पर ये ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है, ठीक है जी। इसी प्रोसीजर में ये ऑक्सीजन इस हाई प्रेशर पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ बाइंड कर लेती है एंड क्या बना लेती है? Hb प्लस O2 कंबाइन होके HbO2 बना लेता है। यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से O2 का मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू सारे ही रेस्पायरिंग टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब जब ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, रिस्पायरिंग टिश्यूज तक जाता है, तो रिस्पायरिंग टिश्यूज में एक्चुअली होता क्या है, वहां पर जो हमारे मसल टिश्यूज होते हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है। अब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो वो हाई पार्शियल प्रेशर पे हुआ था। जैसे ही पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है इस HbO2 मॉलिक्यूल से और हमें हीमोग्लोबिन और O2 सेपरेट मिल जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन टिश्यूज में सेपरेट आउट हो गया। यही ऑक्सीजन अब टिश्यूज में स्टोर कैसे हो? तो ये ऑक्सीजन टिश्यूज में डिफ्यूज होता है यूजिंग मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को टिश्यूज में स्टोर करके रखने में हेल्प करता है। उसका रीजन ये है कि लो प्रेशर पर भी मायोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजन को बाइंड कर पाता है, बिकॉज मायोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। सो क्या होता है, मायोग्लोबिन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिल जाता है? MbO2। अब वापस से जब टिश्यूज में रिएक्शन होता है, MbO2 वापस डिसोसिएट होता है। लाइक जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, तो उस प्रोसीजर में ऑक्सीजन की नीड होती है, तब ये वाला ऑक्सीजन यूज होता है। सो ये MbO2 मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हो जाता है, हमें क्या मिलता है? Mb प्लस O2। अब ये जो मसल सेल से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए जो पहले मायोग्लोबिन के अंदर स्टोर्ड थे, यही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फर्दर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके, जो कि हमने फूड जब कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में आता है, उसके साथ ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एंड उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू फर्दर कंपोनेंट्स, दैट इज CO2 एंड H2। यहीं से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाता है टिश्यू से लंग्स में, जहां इसको हम एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, ये एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है। सो इस तरह से हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा सब रिलेटेबल टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। सो देखो, होता क्या है, हीमोग्लोबिन जब कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ HbO2 बना लेगा। जब डीऑक्सीजनेटेड होगा तो खाली हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होगा, जो 6 साइट है वो वेकेंट होगी, ठीक है। ये हमें पता है, नॉर्मल है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब इसी में होता क्या है, कभी कभी जो आयरन है यानी कि जो Fe2 के फॉर्म में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3 में। ये होता कब है? देखो, हमें पता है जो हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें एक प्रोटीन चेन जुड़ी हुई है। सो जब
किसी रीजन से ये प्रोटीन चेन सेपरेट हो जाती है तो जो हीम है यानी कि हीम मॉलिक्यूल है वो एक्सपोज हो जाता है ऑक्सीजन से, एंड उसी की वजह से ये रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe2 से Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये कन्वर्ट होता है तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइमर फॉर्म करता है, जो कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में भी। इसको हम हिमैटिन बोलते हैं। इसमें दो आयरन आयंस के बीच में ऑक्सीजन का एटम बाइंडेड है। इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यू ऑक्सो डाइमर या फिर हिमैटिन। सो हिमैटिन में क्या होता है? ऑक्सो ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप ब्रिज्ड है बिटवीन टू Fe3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। सो Fe2 ऑक्सीडाइज हो गया Fe3 में एंड हिमैटिन फॉर्म हो गया। ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर? देखो अब अगर हम मायोग्लोबिन पे जाएं, मायोग्लोबिन में कैसे होता है डीऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन, तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों जो लास्ट वीडियो था उसमें बिल्कुल एंड में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, आपने देखा होगा डायग्राम के थ्रू भी कि कैसे डीऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। उसी को हम दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिविटी वो इस टॉपिक से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, तो एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं। सो अगर हम डीऑक्सी मायोग्लोबिन की बात करें तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन क्या है? मॉलिक्यूल हमें पता है आयरन कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल है। सेंट्रल मेटल आयन इसमें आयरन 2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है जी। 5 कोऑर्डिनेटेड है यानी कि इसकी 5 साइड्स ऑक्यूपाइड है। हमें पता है पोरफाइड में हमने पढ़ लिया है कि 5 में से 4 साइड्स जो होती है ऑक्यूपाइड वो नाइट्रोजन होता है पोरफायरिन रिंग का, एंड जो 5th साइड है वो प्रोटीन चेन से जुड़ा हुआ है। अब 6 साइड खाली है। इस केस में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और आयरन +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। हाई स्पिन मतलब यानी कि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आयरन 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एज T2G4 Eg2, यानी कि पहले सब ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है तब पेयरिंग स्टार्ट होती है। सो इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें आप देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है क्योंकि T2G4 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। अब इसका जो मेन रीजन है यहाँ डिस्कस करने का वो है इसका स्ट्रक्चर। देखो जब यहाँ पे आयरन 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट है और हाई स्पिन है तो उस केस में क्या होता है, जो Fe2+ आयन है उसका रेडियस बड़ा होता है। ठीक है जी। वो इतना बड़ा होता है कि जो हमारी कैविटी है ना, यानी कि जो हमारे पोरफायरिन की कैविटी है जिससे फिर फर्दर ये प्रोटीन चेन से भी जुड़ती है 5th साइड, उस कैविटी में आयरन कंप्लीटली फिट नहीं हो पाता क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, उसका रेडियस ज्यादा है। सो इसी रीजन की वजह से जो आयरन है वो अबव द प्लेन लाई करता है। ये होता है डीऑक्सीमायोग्लोबिन में जब उससे ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन जुड़ने के बाद क्या होता है, सो ऑक्सीमायोग्लोबिन में क्या होता है, जब 6th पोजीशन पर जो पहले खाली थी वहां पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है तो जो आयरन है अब वो कोप्लेनर हो जाता है। कोप्लेनर होने का मतलब क्योंकि इस केस में लीगेंड फील्ड स्ट्रांग होती है, ऑक्सीजन जब बाइंड कर लेता है लीगेंड फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, पेयरिंग भी होती है। जो कॉम्प्लेक्स है अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो वो लो स्पिन बनता है क्योंकि पहले पेयरिंग हो जाती है T2G में ही। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है T2G6 Eg0, सभी पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। इस केस में जो आयरन है कोप्लेनर हो जाता है। दैट मीन्स कि जो आयरन का रेडियस है वो अब इतना ज्यादा नहीं होता, वो उस कैविटी में आ जाता है। सो आयरन लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोप्लेनर। सो हमने समझ लिया ऑक्सीजन के बाइंड करने से क्या हुआ। इसी चीज को अब हम हीमोग्लोबिन पे जब अप्लाई करते हैं उसी से हमारा कोऑपरेटिविटी इफेक्ट डेवलप होता है। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिविटी। देखो हमने ये डिस्कस किया कि जैसे मायोग्लोबिन में हमने देखा जब ऑक्सीजन नहीं था वो अबव द प्लेन था, जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो प्लेन की कैविटी में एडजस्ट हो गया, कोप्लेनर हो गया। इसी तरह से हीमोग्लोबिन में जब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है तो जो आयरन होता है वो अबव द प्लेन प्रेजेंट होता है। उसकी भी जब 6 साइड पे ऑक्सीजन आके बाइंड करता है तो आयरन रिंग के प्लेन के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। देखो हमने ये पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट्स प्रेजेंट है, यानी कि उन चारों ही हीम यूनिट्स में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे तभी हीमोग्लोबिन
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो क्या होता है, जब पहले हीम मॉलिक्यूल में ना पहला जो हीम ग्रुप है उसके अंदर जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो आयरन रिंग के प्लेन के अंदर आ गया। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन चेन जुड़ी होती है उसकी मॉलिक्यूलर शेप चेंज हो जाती है। वो इस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करती है, इस तरह से अपनी शेप को चेंज करता है कि जो आने वाले 3 ऑक्सीजन एटम से, यानी कि जो नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम आके अगले हीम ग्रुप से जुड़ेगा उसका जुड़ना आसान हो जाए। ये बेसिकली हेल्प करता है आने वाले ऑक्सीजन को आसानी से जुड़ने में, कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है, इसीलिए टर्म आती है कोऑपरेटिविटी। सो इस टॉपिक में आपको यही समझाया गया है कि अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें 4 हीम मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑक्सीजन से जुड़ेंगे। सो जब पहला ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा तो इस इंटरैक्शन से सेकेंड हीम साइट पर O2 की बाइंडिंग ईजिली हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। आई होप कि आपको कोऑपरेटिविटी इफेक्ट समझ में आ गया हो। इसी को आप अगर हम देखें रिएक्शन से, तो इसकी रिएक्शंस करके देखी गई कि पहले हीमोग्लोबिन में एक ऑक्सीजन जब देखा गया बाइंड हुआ तो HbO2 बना। तो उसके लिए देखा गया कि रेट कांस्टेंट जो था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट वाज बिटवीन 5 to 60। ऐसे ही दूसरा हमने ऑक्सीजन बाइंड करा दिया तो HbO2 बन गया, तो देखा रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो गया। फिर एक और ऑक्सीजन जब बाइंड कराया यानी कि HbO2 3 और K की वैल्यू इंक्रीज हो गई। फिर जब फोर्थ बाइंड कराया तो HbO2 4, तो तब देखा गया कि इसका रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो गया था अप टू 3000 to 6000। ठीक है, सो ये जो इंक्रीज है, हाई इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसी रीजन से था कि अब जो पहले जब फर्स्ट ऑक्सीजन जुड़ा तो तब वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था रिएक्शन को फॉरवर्ड होने में। जैसे जैसे ऑक्सीजन जुड़ते रहे, बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव इफेक्ट, उस ऑक्सीजन का आगने वाले ऑक्सीजन का आना स्टेबल हो गया उस ऑक्सीजन की वजह से, और अगले हीम ग्रुप से जुड़ना आसान हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑपरेटिव इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक। चलो, ये हो गया कोऑपरेटिव इफेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन वो कोऑपरेटिव इफेक्ट से कैसे रिलेटेड है, मतलब दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कैसे करेंगे। देखो, हमें पता है मायोग्लोबिन में एक ही हीम ग्रुप है, तो उसमें तो कोई कोऑपरेटिव बाइंडिंग की जरूरत ही है, यानी कि जुड़ना एक ही हीम ग्रुप है, एक ही हीम ग्रुप से ऑक्सीजन को है, तो अगला ऑक्सीजन कोई आना ही नहीं है, तो कोऑपरेटिविटी दिखाने की जरूरत ही खत्म हो गई। सो इसीलिए मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की एफिनिटी होती है ना, वो हमेशा हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोऑपरेटिव बाइंडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मायोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। एंड पर्टिकुलरली ये अप्लाई होता है लो पार्शियल प्रेशर पे। जैसे कि हमने देखा भी था कि जब मसल्स में क्यों मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन स्टोर होता है, उसका रीजन यही है कि मसल्स में पार्शियल प्रेशर लो होता है, उस टाइम पे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की टेंडेंसी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी ज्यादा अच्छी एफिनिटी मायोग्लोबिन की होती है उस टाइम पे ऑक्सीजन को बाइंड करके रखने की। ठीक है, अगर मायोग्लोबिन के लिए बात करें तो बिल्कुल सिंपल है, मायोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो MbO2 बना लेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है एंड जो रिलेटेबल एंड एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो इक्वेशन से ज्यादा एक ग्राफ आपको एक स्टडी करना है। उससे रिलेटेड इक्वेशंस तो नहीं पूछी जाती, बट उस ग्राफ को जरूर पूछ लिया जाता है, लाइक एक्सप्लेन दी कर्व्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग। लाइक ऑक्सीजन जब जुड़ती है मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन से तो कैसा कर्व शो होता है वो हमें पढ़ना है। सो कर्व मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला कर्व है जो हमें स्टडी करना है। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखो इसमें जो प्लॉट है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन है एंड वाई एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर है, यानी कि ऑक्सीजन के कितने पार्शियल प्रेशर पे कितने अच्छे से सैचुरेशन है। यानी कि अगर हम मसल्स में देखें तो पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो क्या ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्या वो सैचुरेट हो रहा है, या अभी भी उसमें और ऑक्सीजन कंबाइन होने की स्पेस है। यही है परसेंटेज सैचुरेशन। सो जब ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हम बेसिकली मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन कर्व का कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब मायोग्लोबिन से कंबाइन होगा ऑक्सीजन तो कैसा कर्व शो होगा, और जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है तो कैसा कर्व शो होता है। सो इसको आप देखो, पहला कर्व देखो हीमोग्लोबिन वाला, आप देखो मायोग्लोबिन से जो उसका कर्व है वो स्मॉलर है। स्टार्टिंग में देखो
अब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का देखें तो हीमोग्लोबिन में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लाइक पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है हीमोग्लोबिन को उसके बाइंड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। बट अगर हम लो प्रेशर पे देखें, लाइक देखो बिल्कुल जब जीरो के पास इन्होंने दिखाया हुआ है, तो उस केस में देखो मायोग्लोबिन का देखो कितना ज्यादा परसेंटेज सैचुरेशन है, यानी कि मायोग्लोबिन लो पार्शियल प्रेशर पे भी बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा है, जबकि हीमोग्लोबिन लो पार्शियल प्रेशर पे तो कंबाइन नहीं कर पा रहा, हाँ हाई पार्शियल प्रेशर पे जो कि लंग्स के अंदर होता है उसमें कंबाइन कर पा रहा है, पर मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर भी अच्छे से उसको कंबाइन कर पा रहा है। ठीक है जी। अगर इनके कर्व के नेचर की बात करें तो आप देख भी सकते हो, डायग्राम में बहुत अच्छे से विजिबल है कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व है वो एस टाइप का कर्व है, आप देख भी सकते हो। इसको हम सिग्मोइड टाइप कर्व बोलते हैं, जैसे हम कर्व स्टडी करते हैं ना मैथ्स में तो उनके नेम्स होते हैं अलग अलग। सो ये वाला जो कर्व है इसको हम सिग्मोइड टाइप कर्व बोलते हैं जब ये वाली शेप आती है। ठीक है जी। अगर हम मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व की बात करें तो आप देख सकते हो उसका एक हाइपरबोलिक कर्व है। ये जो कर्व होता है ना ऐसे लाइक ऊपर जा रहा है फिर ऐसे राउंड सर्कल आ गया हाफ, है ना, सो इसको हम हाइपरबोलिक कर्व बोलते हैं। सो ये हो गया आपका मायोग्लोबिन का कर्व। सो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए एंड पता होना चाहिए कि लो पार्शियल प्रेशर पे मसल्स में ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है टू विद मायोग्लोबिन, एंड हाई पार्शियल प्रेशर पे लंग्स में मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दोनों ही O2 को अच्छे से बाइंड कर पाते हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमें पता है जो हीमोग्लोबिन है उसके पास 4 साइड्स है जहां पे ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है, तो ऑब्वियसली उसमें अच्छे से हमारी बाइंडिंग हो पाती है ऑक्सीजन की, एंड वो पूरी बॉडी में हर टिश्यूज में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। So this completes all about cooperative effect and the curve for hemoglobin and myoglobin with oxygen binding. लास्ट टॉपिक जो आपका एक बचा है बिल्कुल इससे ही रिलेटेबल है, छोटा सा टॉपिक है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एंड बोहर इफेक्ट। इसमें भी आपको कर्व से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, कर्व सेम है, बस एक फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, पीएच फैक्टर। ठीक है जी। देखो अगर हम ऑक्सीजन एफिनिटी का कंपैरिजन करें हीमोग्लोबिन का ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ द मीडियम, तो उसको हम बोहर इफेक्ट से स्टडी करते हैं। बोहर ने ये कहा था कि जैसे जैसे हमारे मीडियम का पीएच चेंज होगा वैसे वैसे ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन की चेंज होगी, यानी कि पीएच से भी इफेक्ट पड़ता है कि क्या ऑक्सीजन अच्छे से हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो बोहर इफेक्ट ये कहता है दैट एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग पीएच, यानी कि अगर हम अपनी मीडियम का पीएच डिक्रीज कर देते हैं तो उस केस में हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। ओके, जैसे कि आप कर्व देख सकते हो यहाँ पे, आपने ग्राफ में ऊपर वाला कर्व देखो हीमोग्लोबिन का, उसमें देखो पीएच 7.6 है, तो जब पीएच ज्यादा है 7.6 है तो आप देख रहे हो कि हीमोग्लोबिन का कर्व ऊपर आ रहा है, इनकी परसेंटेज सैचुरेशन भी ज्यादा है और उसने ऑक्सीजन को अच्छे से बाइंड किया हुआ है। वहीं अगर हम नीचे वाला कर्व देखें जहाँ पे पीएच 6.8 है, तो उस केस में हीमोग्लोबिन इतने अच्छे से ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पा रहा। जब पीएच ज्यादा था उसके कंपैरेटिवली अगर देखें तो परसेंटेज सैचुरेशन भी कम हो गया एंड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन हैज श्योरली डिक्रीज्ड। सो ये है बोहर इफेक्ट। ठीक है जी। ओके, अब जो बोहर इफेक्ट है उसका एक मतलब एप्लीकेशन कह सकते हैं, उसने रिलेट करके ये वाला पॉइंट भी बताया था कि जैसे हमें पता है कि हमारे जो भी मतलब बॉडी में जो CO2 प्रोड्यूस हुआ उसको वापस लंग्स में ट्रांसपोर्ट करना होता है। सो जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको वापस जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो कंबाइन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और क्या फॉर्म कर लेता है, HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। CO2 जब वापस लंग्स में जाता है तो वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है एंड CO2 को एक्सेल कर दिया जाता है। ठीक है जी। सो बेसिकली बोहर इफेक्ट का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसे पीएच डिक्रीज होता है तो बोहर इफेक्ट की वजह से जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की वो भी डिक्रीज हो जाती है फॉर हीमोग्लोबिन। एंड मसल्स में क्योंकि पीएच लोअर होता है, क्योंकि वहां पे CO2 प्रोड्यूस होती रहती है टिश्यूज पे वापस, जैसे हमें पता है ऑक्सीजन से वो MB से ब्रेक होती है, MbO2 मॉलिक्यूल से मायोग्लोबिन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग सेपरेट हो जाता है एंड वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर फर्दर रेस्पिरेशन में हेल्प करके CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब टिश्यू सरफेस पे ही हो रहा होता है ना। सो वहां पे क्योंकि मसल्स में CO2 कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहता है तो उसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज होती रहती है एंड पीएच का लेवल कम होता है, इसीलिए वहां पे
हीमोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता, मायोग्लोबिन कर पाता है। ठीक है जी। सो इसी के साथ जो आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था हिमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड अगर कोई डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।